जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। तो मैं आप सबको दिल से सलाम करती हूँ और दिल से मैं आपका रेस्पेक्ट करती हूँ कि आप मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। जिस तरह आपको मैंने अवेयर कराया कि किस तरह जो आपने देखा कि ओखला में अचानक 350 झोपड़ियाँ कह लीजिए आप या उनको मकान कह लीजिए, वो ऐसे मकान थे जिन पे लेंटर नहीं थे, उन्हें बिना बताए कोई भी नोटिस के बगैर किसी इंफॉर्मेशन के बगैर तोड़ दिया गया। अगर आप देखें तो बिल्कुल सीधा जो अगर आप उसको निकाल के लेकर आएँ, अगर मैं आपको 3 दिन पहले लेकर चलती हूँ, 3 दिन पहले क्या हुआ था। 3 दिन पहले टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग की दादी को दुनिया की 100 पावरफुल शख्सियत में रखा था। दुनिया की जो 100 पावरफुल शख्सियत हैं उसमें शाहीन बाग की दादी को शामिल करा गया था। तो ये इसी की आग है, ये इसी के इनके अंदर तेजाबियत है, ये यही नफ़रत है इनके अंदर जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की गवर्नमेंट मुसलमानों से किसी न किसी तरह इंतकाम लेना चाहती थी। और यही वजह है कि परसों ठीक 1 बजे वहाँ पर बुलडोज़र आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बिना वारंट के आते हैं, बिना किसी भी नोटिस के आते हैं और उन लोगों को इतना भी संभलने का मौका नहीं देते कि वो अपने जो छोटे मोटे उनके मकान थे, अंबानी हाउस थे, जिनका रकबा, जिनका जो पूरा अगर आप मेज़र करें तो 3 गज से भी ज़्यादा किसी का मकान नहीं था। 3 गज कितना होता है, 3 गज 4 गज इससे ज़्यादा उनके मकान नहीं थे। तो उनको इतना भी मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने खाने पीने का सामान, अपने बच्चों के कपड़े या उनके घरों में जो मुर्गियाँ थीं, खरगोश थे, बिल्लियाँ थीं, 2-4 बकरी के बच्चे थे, उनको भी निकाल पाते। बुलडोज़र ने और पुलिस ने ये कहा ये तो मरने के लिए होते हैं जानवर, कुत्ते बिल्ली मुर्गे, इन्हें मरने दो। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो तुम इन झुग्गियों से दूर हो जाओ। और फिर झुग्गियों पर बुलडोज़र चला चला के उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। 350 झुग्गियाँ टूट चुकी हैं, परसों टूटी थी 350, जिससे कम से कम 1500 लोग बेघर हुए हैं। और कमाल की बात देखिए, जब कोई बंदा आता है तो ये उन मकान को तोड़ने आया होगा जो वो मकान वहाँ पर थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, सबसे पहले आकर इन्होंने उन हैंडपम्प को तोड़ा। उन मकानों को तोड़ने से पहले इन्होंने उन हैंडपम्प को तोड़ा, उसके बाद जो उनके टॉयलेट थे उनको गिराया, उसके बाद जो उनके ई रिक्शा खड़े थे, ठेले खड़े थे, उनको तोड़ा। उसके बाद कार्रवाई करी गई झुग्गियों पर या उन मकानों पर जो बिना प्लास्टर के मकान थे, बिना लेंटर के मकान थे, जिन पे शीट्स पड़ी हुई थी, सीमेंटेड शीट थी, कुछ पे पन्नियाँ थी, कुछ पे प्लास्टिक की शीट्स थी, ये थी। तो ये सारा का सारा जो ड्रामा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा का सारा ये एनआरसी, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुई थी, उसके बाद शाहीन बाग बैठा था और ये तमाम औरतें जो यहाँ पर थीं, जो बेघर हुई हैं, जो घरों में काम करती हैं, जिनके हस्बैंड ई रिक्शा चलाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो हैं वो शाहीन बाग से जुड़ी हुई थी, ये जामिया प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई थी। जामिया प्रोटेस्ट के बाद जब यहाँ पर फिर एक मुस्तकिल प्रोटेस्ट शुरू हो गया था 24 घंटे का, तो रात को यही औरतें जाकर जामिया पर बैठा करती थी संविधान को बचाने के लिए, एनआरसी के ख़िलाफ़, सीए के ख़िलाफ़, और यही औरतें शाहीन बाग में जाकर बैठा करती थी। तो गवर्नमेंट का ये सीधा सीधा बदला है उन लोगों से, उन औरतों से, उन जामिया वालों से, उन शाहीन बाग वालों से, जिन्होंने उनकी नज़र में गुनाह करा था कि वो एनआरसी में बैठी थी, शाहीन बाग पे बैठी थी। तो ये सीधा का सीधा उसी वजह से इन पर इंतकामी कार्रवाई करी गई है। जैसे आप लोगों को याद होगा, अभी दिल्ली में 60,000 झोपड़ियाँ जो उनको ये कह रहे थे कि वो रेलवे के बराबर में, रेलवे ट्रैक के बराबर में, उनको तोड़ने की मुहिम जारी करी गई थी। और कमाल की बात, उनमें 350 झोपड़ियों को तोड़ा गया था और उन 350 झोपड़ियों में 99.9% मुसलमान थे। बाद में कांग्रेस ने स्टे ले लिया और वो झोपड़ियाँ सेफ हो गईं, वो नहीं तोड़ी जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वो झोपड़ियाँ नज़र आ गईं जनाब, तो ये ओखला की झोपड़ियाँ किसी को क्यों नज़र नहीं आती? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र नहीं आती, यहाँ के आप पार्टी के MLAs को नज़र नहीं आती, यहाँ के लोकल नेता को नज़र नहीं आती, हमारे केजरीवाल जो दिल्ली के बेटे हैं, हमारी सौतेली माँ के बेटे हैं, उनको नज़र नहीं आती, हमारे नरेंद्र मोदी साहब को नज़र नहीं आती। तो क्यों नज़र नहीं आती?
मैं अमन रिजवी, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह कुत्ता बना दे, आवारा कुत्ता बना दे, गली का कुत्ता बना दे, लेकिन किसी मुसलमान को गरीब ना बनाए। गली का आवारा कुत्ता बना दे, कम से कम वो भी अपनी मर्जी से भौंकता है, वो भी भागता है जब उस पर कोई हमला करता है, लेकिन जनाब किसी को खुदा गरीब ना बनाए, क्योंकि गरीबों को ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और कमाल की बात मैं आपको बताती चले आ रही हूँ, इन तमाम लोगों के पास ये जिन मकानों में रहते थे उनके प्रॉपर्टी के पेपर बने हुए हैं, आई कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, पैन कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, लेबर कार्ड बने हुए हैं और उसी एड्रेस पे बने हुए हैं। और लगातार ये लोग वोटिंग करते चले आ रहे हैं। और ये झोपड़ियाँ अब से नहीं हैं, कम से कम 35 या 40 साल से हैं। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा था जब ये झोपड़ियाँ बनी थी या बसी थी, और लगातार बस रही हैं, लगातार ये बस रही हैं। तो तब कहाँ था एडमिनिस्ट्रेशन? तब तो बहुत आराम से आई कार्ड भी इशू हो रहे थे, राशन कार्ड भी इशू हो रहे थे, वोटर ID भी इशू हो रही थी, लेबर कार्ड भी इशू हो रहा था। तो क्यों इशू हुआ था? और अगर लीगल इलीगल पर बात आती है तो पूरा ओखला इलीगल है, पूरे ओखला में डेमोलिशन होना चाहिए, पूरा बटला हाउस एक्सटेंशन, पूरा जो अबुल फजल है, ये सारे इलीगल हैं। तो कानून, वैसे तो कानून अंधा होता है, लेकिन अंधी आंखों से भी वो देख लेता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। कहाँ हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, चाय वाले, हमारे चौकीदार साहब जो कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? कहाँ है हमारा दिल्ली का बेटा, वो भी यही कहता था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आपने क्या करा? आपने तो ये साबित करा जहां जुग्गी वहां मैदान, जहां जुग्गी वहां बुलडोजर। तो यानी कि आप बुलडोजर से रोन देंगे उन लोगों को जो वहां पर बैठे हुए हैं या जिनके मकान हैं। और दिल्ली में केजरीवाल साहब झाड़ू लेकर आए, लेकिन हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हम उस झाड़ू का मतलब नहीं समझ पाए। उस झाड़ू का मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिलकर ये दिल्ली की गरीब जनता को झाड़ू से साफ कर देंगे, पूरी गरीबी को झाड़ू से साफ कर देंगे। और ये उसी की तैयारी है कि ये गरीबों को निकाल लें, गरीबों को फेंक रहे हैं। मकान तो बहुत दूर की बात है, राशन तक नहीं मिला, 3 दिन पूरे हो गए हैं। वहाँ पर सिंगल चवन्नी की किसी ने मदद नहीं करी, किसी नेता ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने। अभी तक केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया। और जो पुलिस वाले जिन्होंने दादागिरी से ये मकान तोड़े हैं, वो ये कह रहे थे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो कहाँ है वो ऑर्डर? वो शो करें। उन्होंने ऑर्डर शो नहीं करा, अभी तक शो नहीं करा। तो क्यों नहीं आते आप जवाब दें कि ये मकान किस वजह से तोड़े गए हैं, किस वजह से तोड़े गए हैं ये मकान। और मैं अकेली जाकर वहां पर ललकार रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं वहां पर ललकार रही हूँ लोगों को, मीडिया को बुला बुलाकर वीडियो बना रही हूँ। कोई बड़ा मीडिया वहां जाने को तैयार नहीं। मीडिया से मेरी मुराद है बड़ा यूट्यूबर। कितने लोगों को मैंने कॉल करी, खुदारा आओ इनकी आवाज़ दिखाओ। बेशक ये मुसलमान हैं, लेकिन ये वो वाले मुसलमान हैं जो अहमदुद्दीन, नूरुद्दीन, फजरुद्दीन, फ़खरुद्दीन, सिर्फ नाम मात्र वाले मुसलमान हैं। वहाँ पर वो सारे गरीब हैं, उनके पास तो शौच करने के बाद पानी तक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। वो ज़्यादातर 90 नहीं 95% जो औरतें हैं वो घरों में काम करती हैं, उनके जो मियाँ हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं या ठेले लगाते हैं। तो इतने गरीबों को आप बर्बाद कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? 3 दिन हो गए खुले आसमान पे पड़े हुए, 10 दिन से लेके 1 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा उस मलबे के ढेर पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है अमन रिजवी आप हमारी बात पहुँचाओ, या तो ये हमारी कब्रें बनवा दें यहीं पर, हमें जिंदा दरगोर दफन कर दें, हमें जिंदा दरगोर दफन कर दें, या फिर हमें तिहाड़ में ले जाकर डाल दें ताकि हमें वहाँ खाने को मिले और रहने को मिले, या हमारी झुग्गियाँ जो तोड़ी हैं, हमारे जो मकान तोड़े हैं, हमें मकान बनाकर दिए जाएं दोबारा यहीं पर, या फिर हमें जहां झोपड़ी वहां मकान का जो कवायद है तो हमें कहीं भी मकान दिया जाए। तो अब हम आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी पे, रिपब्लिक टीवी पर उनकी TRP का जो चक्कर है। आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि कल तेजस्वी यादव को आप जानते हो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन का डंका जो है बज चुका है। तो वो जो डंका बज चुका है उसमें रिपब्लिक टीवी के जो एक एंकर हैं वो तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने के लिए उनका ट्रैक्टर पर चढ़ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी किसानों की रैली निकाल रहे थे। कल आपको याद होगा कि किसानों ने पूरा भारत बंद करा था। तो जैसे ही वो उनके ट्रैक्टर पे चढ़ते हैं तो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं चल बे उतर निकल यहाँ से, इतनी बेइज्जती करते हैं रिपब्लिक टीवी वाले की कि क्या जमाड़ पड़ा है उसकी शख्सियत पर, क्या जलील करे, उसके सामने वो बोलते नहीं हैं, इतनी बेइज्जती होती है। और यही हाल एक दफ़ा लालू यादव जो हैं, लालू प्रसाद यादव जो तेजस्वी के फादर हैं, उन्होंने करा था।
जब यही रिपब्लिक टीवी जब ये शुरू में बना था, यही रिपब्लिक टीवी का जो एंकर है अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था और उनसे बकवासें कर रहा था और एक सवाल बार बार करे जा रहा था कि आप मीडिया के साथ बदतमीजी करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। तो लालू प्रसाद ने बोला था कि 2 मुक्का मारेंगे नाच कर गिर जाओगे। बड़ा फेम हुआ था डायलॉग, 2 मुक्का मारेंगे नाच कर गिर जाओगे। लेकिन रिपब्लिक टीवी वाले तो जनाब नंगे बुच्चे हैं, इनमें अकल वकल तो होती नहीं। और इज्जत की बात तो वो करे जिन पे इज्जत हो, ये तो जलील हैं। ये तो जलील लोगों की टोली का नाम है रिपब्लिक टीवी। जितने ख़ानदानी जलील हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, जितने ख़ानदानी जलील हैं वो यहाँ पर जाकर एंकरिंग करते हैं। और सारे आधे नशेड़ी होते हैं, क्योंकि पूरी कोई भी चीज़ अच्छी होती है, आधा पागल बुरा होता है। यही वजह है, उर्दू में आपने एक मिसाल सुनी होगी, नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान। नीम माने आधा, आधी कोई भी चीज़ नुकसान देती है, आधा ज्ञान नुकसान देता है, आधा डॉक्टर नुकसान देता है और आधा पागल भी नुकसान देता है। इस तरह की घटिया एंकरिंग करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के चाटुकार हैं, टीआरपी के लिए करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं इज्जत बेइज्जती से। आपने अर्नब गोस्वामी को देखा होगा, कितनी घटिया एंकरिंग करता है, किस तरह झूमता है जैसे इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गए और यूं यूं करके कपकपाता है। बिल्कुल इनके रिपोर्टर भी ऐसे हैं जैसे आधी कपकपी लग रही, कंपन करते हैं, या जलजले आ गए, ज़मीन हिल रही है। तो बहुत घटिया एंकरिंग करते हैं। ये सोचते हैं अगर हम चीखम चिल्ली करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, हमें वाह वाह करेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हम एंकरिंग कर क्या रहे हैं। और टोटल के टोटल ये हुकूमत के फेवर में एंकरिंग करते हैं और जनता के बुराई में करते हैं। कल देखिए किस तरह किसानों की रैली थी, पूरा भारत बंद था, मगर मजाल नहीं है कि स्ट्रीम मीडिया ने कोई न्यूज़ दिखाई हो। टोटल पूरे दिन रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत सिंह और ये हमारी दीपिका पादुकोण पे ही पूरा का पूरा इन्होंने टाइम पास करा। अरे 4 महीने 3 महीने हो गए हैं, अब तो निकल कर आ जाओ। सुशांत सिंह राजपूत की जो तुमने पतंग उड़ा रखी है बिहार इलेक्शन के लिए, अब तो उसको छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। कुछ भारत का भी दिखाओ। क्या भारत में पहला आदमी है जिसने खुदकुशी करी थी? इससे पहले कभी खुदकुशी नहीं हुई या इसके बाद किसी ने खुदकुशी नहीं करी? अरे सुशांत सिंह राजपूत के बाद भी हजारों लोग खुदकुशी करके मर चुके हैं और कितना बड़ा मुद्दा था किसानों का, उसको लाइमलाइट नहीं करा इन्होंने। और अभी आप देखिए जिस तरह शाहीन बाग को, मैं फिर दोबारा शाहीन बाग पे लेकर आती हूँ कि शाहीन बाग का जैसे आपने देखा, टाइम्स मैगजीन ने शाहीन बाग की जो दादियाँ बैठी थी उनमें से एक दादी को प्रतिभाशाली का लिस्ट में रखा ना। तो ये जो हमारा नाथूराम गॉडसे पात्रा है, अरे आप जानते हैं, हाँ वही गॉडसे पात्रा जिसको आप गोबर पात्रा के लिए जानते हैं। तो वो गोबर पात्रा जो है, उस गोबर पात्रा ने बोला कि ये आतंकी औरत है, ये तो आतंक का सिंबल है, आतंक का प्रतीक है। मतलब शाहीन बाग की दादी को उसने बोला आतंक का प्रतीक। तो गॉडसे पात्रा तू तो पागल है, तुझे यही नहीं पता किस मैगजीन ने उनको ये इज्जत दी है। तो जाकर फिर अमेरिका पे केस ठोको कि वो भारत के आतंकियों को उस लिस्ट में जगह दे रही है। और सबसे बड़े आतंकी फिर नरेंद्र मोदी साहब हुए, क्योंकि उस मैगजीन ने 4 बार पूरे मोदी साहब को उस में जगह दी है। आयुष्मान खुराना हमारा एक्टर है, उसको भी आतंकी घोषित करो। जब वो मैगजीन ही आतंकी है, जब शाहीन बाग जैसे इनके बगौल वो आतंकी हैं उनको जगह दे रही है, तो फिर मैगजीन के दफ्तर को जाकर जलाओ, सारे आरएस के लेके जाओ भाई, गोबर पात्रा गॉडसे पात्रा सबको लेकर जाओ और वहाँ पर आग लगाओ, अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने शाहीन बाग की दादी को इतनी इज्जत दी। तो ये पागल हो चुके हैं, ये बौखलाए हुए, इनके दिमागों में करंट लग रहा है, हॉलेट उठ रही है इनको, जैसे कहते हैं ना बहरान, सरसाम हो गया है। गॉडसे तो पैदाइशी सरसाम लेकर हुआ है। सरसाम वो बीमारी होती है जब दिमाग पे बहरान चढ़ जाता है, गर्मी चढ़ जाती है, तो इसके दिमाग पे बहरान चढ़ा हुआ है गोबर पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा पर। और अर्नब गोस्वामी तो पैदाइशी आधा पागल है, तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं। जो शाहीन बाग संविधान बचाने के लिए बैठा था, उस शाहीन बाग को ये कह रहा है कि जी आतंक का प्रतीक था, सिंबल था, आतंक की निशानी था, दहशतगर्दी थी। अरे संविधान लेकर बैठे हुए थे और ये जो बिल था इसमें मुसलमानों का नुकसान सबसे कम था। लेकिन मुसलमान कितने अजीम होते हैं कि सबसे पहले मुसलमान ही सड़कों पर उतर पड़े। मैंने हर अपने इंटरव्यू में, हर स्पीच में यही बोला, हमें चुग्गा बनाकर यूज़ करा जा रहा है। ये जो बिल लाया जाता, इसमें सबसे ज़्यादा दलितों का नुकसान था, आदिवासी का नुकसान था, एसटी का नुकसान था। मुसलमान बाद में आते और मुसलमानों के पास पेपर होते हैं, आधों से ज़्यादा मुसलमानों के पास पेपर होते हैं, मुसलमान फिर भी बच जाते। और मुसलमान उनकी वजह से सड़कों पर आकर बैठे थे, दलित समाज की वजह से बैठे थे, आदिवासियों की वजह से बैठे थे। वो उनकी बदकिस्मती रही कि दलित समाज ने उनको इतना सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करा, इतना सपोर्ट नहीं करा, करा थोड़ा बहुत करा। सबको ये लगा नहीं ये बिल मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं था, ये आप सबके लिए था। ये 90 करोड़ लोगों को वोटर बैंक से काटने की तैयारी थी। और दुआ दो उन मुसलमानों को जो तुम्हारे लिए मर गए, कुर्बान हो गए। दुआ दो उन जामिया वालों को जिन्होंने इस बिल की नौयत को समझ के यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू करा। दुआ दो उन तमाम शाहीन बागों को जो 350 शाहीन बाग पूरे भारत में शुरू हुए और NRC लगने नहीं दी और 90 करोड़ लोगों को बचा लिया। तमाम आदिवासी बाहर होते, तमाम दलित बाहर होते, तमाम SC ST बाहर होते इस बिल से, ये चालाकी थी। और अगर मुसलमान बाहर होते जनाब तो सोचने वाली बात है, पेपर भी सिर्फ मुसलमानों से मांगे जाते। मुसलमान कितने होंगे? 30 करोड़ 35 करोड़। तो ये पेपर पूरे भारत से क्यों मांग रहे थे? जाहिलो सोचो, दिमाग के ढक्कन खोलो। जो लोग मुझे सुनने हैं अपनी अकल यूज करो कि पेपर तमाम लोगों से क्यों मांगे जा रहे थे। उन लोगों से मांगते ना कि जिनको ये बाहर कर रहे थे। तो ये साजिश थी आप सबको इस बिल से बाहर करने की। तो दुआ दो उन मुसलमानों को जिनकी वजह से ये बिल रुक गया। और आज भी मुसलमान उसी NRC की वजह से, उसी CA की वजह से टॉर्चर करा जा रहा है। दिल्ली दंगे उसी का उदाहरण था। शाहीन बाग का इंतकाम लेने के लिए हजारों मुसलमान को काटा गया और वहाँ भी दलितों को यूज करा गया। वहाँ भी जितने ये छोटे वाल्मीकि समाज के होते हैं वो लोग वहाँ पर पैसा ले लेकर आए थे। किसी को 20,000 मिला था, किसी को 30,000 मिला था। और लोनी का जो MLA था नंद किशोर गुज्जर वो लेकर आया था। और ये वाली बात हमारे अमित शाह जी ने खुद पार्लियामेंट में कबूली थी कि जी वो यूपी से 300 गुंडे आए थे, पैसे लेकर आए थे। तो यूपी में किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। और लोनी का रास्ता वहाँ से आकर मिलता है। लोनी गाजियाबाद से वो लोग आए थे जिन्होंने वहाँ पर आतंक मचाया था और मुसलमानों को बर्बाद करा था। तो मुसलमान हर तरह मारा गया। इस संविधान को बचाने में मुसलमान हर तरह मारा गया। इस देश की एकता को बचाने में मुसलमान हर तरह से मारा जाता है, भाईचारा बचाने में। और फिर भी मुसलमान को ये आतंकी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, जिहादी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये मुसलमान फिर भी कुर्बान होता चला जाता है और उफ नहीं करता, उफ नहीं करता। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोग मुझे सुनना है तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को समझें और इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और ओखला में जो लोगों पे जुल्म हो रहा है प्लीज़ आप उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज इनका नंबर है, कल आपकी बारी है। पूरा ओखला जो है इलीगल है। हल्के हल्के अगर ये तोड़ फोड़ शुरू हुई तो आप सबको इस बात का नुकसान होगा। तो आप अभी अवेयर हो जाए, क्योंकि अगर बिल्ली पिंजरे में घुस चुकी है तो कबूतरों के आंख बंद करने से ये नहीं होता तमाम कबूतर सेफ हैं। पिंजरे में घुस गई है तो एक एक करके सबका नंबर आना है। सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये हमारा भारत है, इसको हमने बचाया था, हमने आज़ाद कराया था। 75% हमने योगदान दिया था, मुसलमान कम्युनिटी ने योगदान दिया था। तो खुदारा आप कबूतर मत बनिए, बिल्ली को देख के आंखें मत बंद करिए। आप ये मत सोचिए कि ये छोटे मोटे मकान थे, ये टूट गए, हम सेफ हैं। अगर यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, अगर यहाँ तक केजरीवाल पहुँच गया, अगर यहाँ तक बुलडोजर पहुँच गया तो अगला नंबर आपका है। जिस भी कॉलोनी को ये इलीगल कह रहे हैं उन सबका नंबर आएगा। और क्योंकि आप मुसलमान हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा गुनाह होना भारत में ही नहीं दुनिया में मुसलमान होना है, तो ये आपको चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के बर्बाद करेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय कलाम।